ख. पत्रकारिता पर विभिन्न सरकारी नियम या कानून. नंबर 1. समाचार पत्र पत्रेक्षण अधिनियम, द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट. 1799. यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया था. भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आंतरिक कमजोरियों को उजागर होने से रोकने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया. इसी उद्देश्य से 1799 ईस्वी में समाचार पत्र पत्रेक्षण अधिनियम लागू भी किया गया. इसके द्वारा समाचार पत्रों को कड़े सरकारी नियंत्रण के अधीन लाने की व्यवस्था की गई थी. अधिनियम के अनुसार नंबर 1. किसी भी समाचार पत्र पर उसके संपादक, मुद्रक तथा स्वामी अर्थात एडिटर, प्रिंटर एंड प्रोपराइटर को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य बना दिया गया. नंबर 2. समाचार में सामग्री प्रकाशित करने के पूर्व सरकार में सचिव के समक्ष अनुमति प्राप्त करनी होती थी. स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पूरी तरह छीन ली गई. अब सरकार की अनुमति के बाद ही कोई सामग्री समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा सकती थी. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान भी था. 1807 ईस्वी में पैम्पलेट, पुस्तकों आदि को भी अधिनियम के दायरे में ला दिया गया. वेलेजली के स्थान पर गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स ने प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया. वेलेजली ने फ्रांसीसी भय के कारण यह प्रतिबंध लगाया था. अनुज्ञप्ति नियम, द लाइसेंसिंग रेगुलेशंस, 1823. कार्यवाहक गवर्नर जॉन एडम्स के कार्यकाल में ये नियम लाए गए थे. यह पूर्व में सेंसरशिप अधिनियम से भी कठोर था. इसके तहत मुख्यतः भारतीयों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों को लक्ष्य बनाया गया था. नियमों के तहत मुद्रणालय स्थापित करने के पूर्व सरकारी अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया गया. इसके तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि किसी भी लाइसेंस या अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता था. इसी नियम के कारण राजा राम मोहन राय को अपने मिरात उल अखबार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बंद करना पड़ा. इस दमनकारी लाइसेंस नियम को समाप्त कर भारत में पत्रकारिता को मुक्त करने का श्रेय विलियम बेंटिक के बाद कार्यवाहक गवर्नर जनरल बने चार्ल्स मेटकॉफ 1835-36 ईस्वी को दिया जाता है. बेंटिक तथा लॉर्ड मैकाले जैसे कई उदारवादी ब्रिटिश अधिकारी लाइसेंसिंग नियम के विरोधी थे. तथापि चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है. मेटकॉफ ने 1823 के अनुज्ञप्ति नियम को रद्द कर दिया. अब प्रकाशकों का केवल प्रकाशन के स्थान की ही सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करनी अनिवार्य थी, प्रकाशन व मुद्रक की नहीं. मेटकॉफ की यह उदारवादी नीति 1856 ईस्वी तक चलती रही, जिससे भारत में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में अभूतपूर्व विस्तार हुआ. 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पुनः 1 वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नियम लागू किए गए. पंजीकरण अधिनियम 1867. 1867 ईस्वी में समाचार पत्रों के पंजीकरण संबंधी कुछ नियम भी लागू किए गए थे, जिन्हें 1890, 1914 तथा 1952 एवं 1953 में संशोधित किया गया था. 1869-70 ईस्वी में पत्रकारिता संबंधी नियमों में एक प्रमुख संशोधन किया गया. इस दौरान वहाबी आंदोलन चलाया गया था और पत्रकारिता का इस आंदोलन के प्रचार के लिए व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा था. अतः सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में नई धारा 124A जोड़ी गई. 124A के तहत पत्रकारिता या अन्य माध्यम से राजद्रोही विचारधारा फैलाने वालों को निर्वासन अथवा भारी जुर्माने के दंड का प्रावधान किया गया. देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878. द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878. यह पत्रकारिता के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे कुख्यात अधिनियम था. 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत में समाचार पत्रों की संख्या ही नहीं अपितु उनकी मुखरता में भी व्यापक वृद्धि हुई. पत्रकारिता में 2 स्पष्ट खेमे बन गए थे. एक सरकारी नीतियों का पूर्ण समर्थक तथा दूसरा सरकारी नीतियों का मुखर आलोचक और समीक्षक था. 1865 ईस्वी से इलाहाबाद से प्रकाशित समाचार पत्र पायनियर सरकार का मुखर समर्थक था. भारतीयों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र सामान्य ब्रिटिश नीति की आलोचनात्मक समीक्षा में विश्वास करते थे. बंगाल में अकाल तथा 1877 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार के आयोजन का भारतीय अखबारों ने व्यापक भर्त्सना की. गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन पत्रकारिता के संदर्भ में मेटकॉफ तथा मैकाले की उदारवादी नीति को भारत में अशांति का प्रमुख कारण मानता था. लिटन ने भारतीयों द्वारा अपनी भावना की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर विराम लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के रूप में नए उपक्रम का इजाद किया.
अधिनियम के तहत नंबर 1, स्थानीय सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह सरकार विरोधी भावना भड़काने वाली कोई भी सामग्री न प्रकाशित करने का एक बंधन पत्र प्रकाशकों से भरवाए। नंबर 2, जिला दंडनायक को यह अधिकार दिया गया कि वह स्थानीय सरकार से आदेश प्राप्त होने पर किसी भी समाचार पत्र की सरकारी अनुमति रद्द कर सकता था। नंबर 3, दंडनायक का निर्णय अंतिम होगा, इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। नंबर 4, प्रकाशित होने से पूर्व प्रकाशन सामग्री का सरकारी सेंसर कराना होगा। इस अधिनियम में अंग्रेजी भाषा में तथा ब्रिटिश नागरिकों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के प्रति नरम रुख अपनाया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। लॉर्ड क्रेन ब्रुक के विरोध के बाद सरकारी सेंसर संबंधी प्रावधान हटा दिया गया। उसके स्थान पर एक पत्रकारिता आयुक्त नियुक्त किया गया। लॉर्ड लिटन के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन बना, जो कि एक उदारवादी प्रशासक था। उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा संपादित सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिस पर वर्नाकुलर एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत मिहिर ढाका प्रकाश तथा सहचर समाचार पत्रों के विरुद्ध इस अधिनियम के उल्लंघन के कारण मुकदमे चलाए गए। पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। पत्रकारिता के संदर्भ में अन्य विभिन्न कानून लाए गए जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। नंबर 1, समाचार पत्र अधिनियम 1908। इसके तहत हिंसा को बढ़ावा देने वाले उग्र विचारधारा के समाचार पत्रों को जब्त किया जा सकता था। यद्यपि जब्ती के 15 दिनों के भीतर न्यायालय में अपील की जा सकती थी। इस अधिनियम के कारण 3 समाचार पत्रों वंदे मातरम, युगांतर एवं संध्या को प्रतिबंधित कर दिया गया। नंबर 2, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। यह लॉर्ड लिटन के 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर एक्ट की भांति एक अत्यंत कठोर अधिनियम था। इसके तहत स्थानीय सरकार को अधिकार था कि वह किसी समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रणालय के स्वामी से 500 से 2000 रुपए तक की राशि जमानत के तौर पर जमा करा सकती थी। समाचार पत्र में आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित होने की स्थिति में सरकार संबंधित पत्र या मुद्रणालय को जब्त कर सकती थी। संबंधित पक्ष 2 महीने के भीतर निर्णय के खिलाफ न्यायालय में अपील कर सकता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारी संख्या में अखबारों के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जिसके तहत राजनैतिक आंदोलन के साथ ही सरकारी नीति की स्वतंत्र आलोचना को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। विधिवेत्ता तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में एक समाचार पत्र समिति का गठन किया गया। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1908 एवं 1910 ईस्वी के प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिए गए। नंबर 3, भारतीय समाचार पत्र आपातकालीन अधिनियम 1931। 1910 ईस्वी के अधिनियम के प्रावधानों को इस अधिनियम के तहत पुनः लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार को बंद करना था। नंबर 4, आपराधिक संशोधित अधिनियम 1932। यह 1931 ईस्वी के अधिनियम का ही विस्तृत रूप था। इसके तहत 1931 ईस्वी के अधिनियम की धारा 4 को अत्यधिक व्यापक बना दिया गया। इसके तहत ऐसी सभी गतिविधियों के तहत दंड का प्रावधान किया गया जिससे हिंसात्मक विचारधारा को समर्थन मिलता प्रतीत हो। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के दौरान पुनः प्री सेंसरशिप का नियम लागू कर दिया गया था। नंबर 5, समाचार पत्र जांच समिति 1947। सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में एक जांच समिति का गठन किया गया जिसको संविधान सभा द्वारा स्पष्ट किए गए मूलाधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रकारिता से संबंधित नियम कानूनों की समीक्षा करनी थी। नंबर 6, समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951। यह स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में लागू किया गया एक प्रमुख अधिनियम था। इसके तहत आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर सरकार को प्रकाशन व मुद्रक से जमानत मांगने या जब्ती की कार्यवाही करने का अधिकार था। इस अधिनियम ने केंद्रीय व राजकीय समाचार पत्र अधिनियम, जो उस समय लागू था, का स्थान लिया। इस अधिनियम का पत्रकारों व प्रकाशकों द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 की समीक्षा हेतु G.S. राजाध्यक्ष के
नेतृत्व में एक समाचार पत्र आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। इस आयोग ने 1954 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसने समाचार पत्रों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने की सिफारिश की थी। समग्रतः कहा जा सकता है कि समाचार पत्रों के विकास ने देश में जागरूकता एवं राष्ट्रवादी भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने भारतीयों को परस्पर जोड़ने तथा अपने विचारों के आदान प्रदान का सहज माध्यम उपलब्ध कराया। औपनिवेशिक शासन के कड़े कानून भी देश में पत्रकारिता के विकास को अवरुद्ध न कर सकें, बल्कि बार बार लाए गए विधिक अवरोधों के कारण पत्रकारिता अभिव्यक्ति व आलोचनात्मक समीक्षा की ताकतवर हथियार बनकर उभरी।